तो मेरा नाम है मयंक और क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक नवीन राज्यों का उदय। तो होता क्या है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई ऐसा मुग़ल शासक नहीं होता है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, जिसकी वजह से कई सारे राज्य मुग़लों से अलग होने लगते हैं और हमें कई सारे नवीन राज्यों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अवध राज्य के बारे में। अवध की जो स्थापना होती है वो 1722 ईस्वी में होती है मुग़लों से अलग होकर के, और इसके संस्थापक जो हैं वो सादत खान या फिर बुरहानुल मुल्क थे। इन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद, जिसे लखनऊ भी कहते हैं, को बनाया था और अवध के जो राजा थे उन्हें नवाब कहा जाता था। होता क्या है कि सादत खान के समय में नादिर शाह जो होता है उसे ईरान और एशिया का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये 1739 ईस्वी में अवध के ऊपर आक्रमण कर देता है, पर अवध जो था उस समय पे कंगाल था, उसके पास बहुत अधिक धन दौलत नहीं था। तो सादत खान नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण के लिए उकसा देता है। नादिर शाह फिर जाता है, दिल्ली को लूटता है, और दिल्ली को लूटने के बाद जब वो वापस आता है सादत खान को कुछ धन देने के लिए, तो उसे डर लगता है कि कहीं वो फिर से आक्रमण ना कर दे, इसीलिए सादत खान अपनी आत्महत्या कर लेता है। सादत खान की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्र सफदरगंज और सुजाउद्दौला के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, जिसमें सुजाउद्दौला विजयी हो जाता है। परंतु 1764 के बक्सर के युद्ध में सुजाउद्दौला 3 सेनाओं के साथ में अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करने के लिए जाता है, जिसमें वह पराजित हो जाता है। फिर 1801 ईस्वी में जो सहायक संधि थी, उस सहायक संधि को अवध स्वीकार कर लेता है। सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने किया था। अवध के जो अंतिम नवाब थे वो नवाब वाजिद अली शाह थे। नवाब वाजिद अली शाह के ऊपर कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेज़ों ने अवध को अपने क्षेत्र में मिला लिया था और नवाब वाजिद अली शाह को इन लोगों ने कैद कर लिया था। कैद में ही नवाब वाजिद अली शाह की मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो बेगम हजरत महल है वो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है उसमें अवध की ओर से विद्रोह करती हैं। परंतु 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सफल नहीं हो पाता है, जिस वजह से बेगम हजरत महल जो है वो नेपाल चली जाती हैं ताकि अंग्रेज उन्हें पकड़ न सके, और नेपाल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं हैदराबाद के बारे में। 1722 ईस्वी में अवध मुग़लों से खुद को अलग कर लेता है और 1724 ईस्वी में हैदराबाद मुग़लों से खुद को अलग कर लेता है। हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क ने, या फिर इन्हें चिनकिसीज खान के रूप में जाना जाता है। हैदराबाद के जो राजा होते हैं उन्हें निजाम कहा जाता है। जैसे अवध के राजाओं को नवाब कहा जाता था, वैसे हैदराबाद के राजाओं को निजाम कहा जाता है। निजाम उल मुल्क ने अगले साल 1725 ईस्वी में हैदराबाद को अपनी राजधानी बना लिया और इन्होंने अपना दीवान, एक हिंदू जो कि जिनका नाम था दीनानाथ, उनको नियुक्त किया। 1728 ईस्वी में पेशवा बाजीराव जो कि मराठा थे, इन्होंने हैदराबाद के ऊपर आक्रमण किया और पालखेड़ा का युद्ध होता है, जिसमें ये निजाम को, उस समय के निजाम को पराजित कर देते हैं। पालखेड़ा के युद्ध के बाद पेशवा और निजाम के बीच में मुंशी शिवगांव की संधि होती है। इस संधि के तहत जो निजाम होते हैं वो मराठों की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं और चौथ तथा सरदेशमुखी नाम के 2 कर को देने लगते हैं। फिर 1798 ईस्वी में जिस सहायक संधि की शुरुआत होती है, उस सहायक संधि को मानने वाला सबसे पहला राज्य जो था वो हैदराबाद ही था। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अवध ने 1801 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। फिर 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान में अपने विलय होने की इच्छा को जताता है, परंतु सरदार पटेल ऑपरेशन पोलो चलाते हैं, जो कि एक पुलिस कार्यवाही होती है और इसके तहत हैदराबाद को भारत में मिला लेते हैं। अवध और हैदराबाद के बाद अब हम कर्नाटक राज्य की बात करते हैं। कर्नाटक राज्य की स्थापना सादउद्दौला ने किया था। कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में 3 युद्ध लड़ते हैं। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के मध्य होता है।
इस युद्ध का कारण ये था कि यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस ये दोनों ऑस्ट्रिया के अधिकार को लेकर के युद्ध लड़ रहे थे, जिस कारण उनकी जो कंपनियां थीं उन्होंने भारत में युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो युद्ध था ये एक्सला सापेल की संधि के साथ में समाप्त हुआ और इसी संधि के साथ ही प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध भारत में भी समाप्त हो गया। बहुत अधिक समय तक ये शांति नहीं रह पाई। अगले ही साल 1749 से 54 के बीच में द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध शुरुआत हो गया। इसका रीजन जो था वो फ्रांस के गवर्नर डुप्ले का महत्वाकांक्षी होना था, क्योंकि फ्रांस के गवर्नर ने अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण कर दिया था। और ये जो युद्ध है ये पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त होता है। पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है वो एक्सला सापेल की संधि के साथ समाप्त होता है और दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है वो पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त होता है। कुछ समय बाद ही अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के मध्य यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध चालू हो गया, 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक। इसी वजह से पुनः यहाँ पे जो कंपनियाँ थी उन्होंने युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। इसी युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ जो है वो फ्रांसीसियों को बहुत बुरी तरीके से पराजित करते हैं और फ्रांसीसी सत्ता जो है वो पूरी तरीके से भारत में समाप्त हो जाती है। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है वो 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के साथ समाप्त होता है। इस संधि में ये कहा गया कि चंद्रनगर और पांडिचेरी पे फ्रांसीसियों का अधिकार रहेगा और जितना भी शेष क्षेत्र है उस पर अंग्रेज कब्जा कर लिए। तो इस तरीके से कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के मध्य में 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध एक्सला सापेल की संधि के साथ समाप्त हुआ, दूसरा युद्ध पांडिचेरी के संधि के साथ समाप्त हुआ और तीसरा युद्ध पेरिस के संधि के साथ समाप्त होता है। अवध, हैदराबाद और कर्नाटक राज्यों के बाद अब हम मैसूर राज्य के ऊपर आते हैं। मैसूर राज्य जो था वो पहले विजयनगर साम्राज्य का ही एक छोटा सा अंग था, परंतु तालकोटा का युद्ध होता है 1565 में। इस युद्ध के बाद मैसूर में वेंकट द्वितीय ने वांग्यार राजवंश की स्थापना की। 1755 ईस्वी में हैदर अली जो कि एक योग्य शासक था वो मैसूर राज्य की स्थापना करता है और मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाता है। 1755 में ही ये फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है। ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। इसी वजह से अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में कुल 4 युद्ध हुए थे। अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच पहला युद्ध 1767 से 69 ईस्वी के बीच में होता है। हैदर अली ने अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए प्रभाव को दबाने के लिए अंग्रेज़ों के साथ ही युद्ध किया था। हैदर अली इस युद्ध में जीत जाता है और मद्रास की संधि होती है अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में। मद्रास की संधि की सारी शर्तें जो हैं वो हैदर अली ने ही तय की थी। इसी वजह से ये संधि सफल नहीं हो पाई और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हमें देखने को मिलता है। मद्रास की संधि को ना मान करके अंग्रेज़ जो है वो हैदर अली के क्षेत्र माहे के ऊपर अधिकार कर लेते हैं, जिस वजह से 1780 से 84 में अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी शुरू हो गया। इस युद्ध में हैदर अली मारा जाता है, परंतु उसका पुत्र टीपू सुल्तान इस युद्ध को आगे बढ़ाता है और ये युद्ध जो है वो मंगलौर की संधि से समाप्त हो जाता है। 1790 से 92 के बीच में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो जाता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त होता है। 1799 ईस्वी में अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मार दिया जाता है और मैसूर के क्षेत्र पर पूरी तरीके से अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। इस युद्ध में लॉर्ड वेलेजली स्वयं ही अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है। तो पहले, दूसरे और तीसरे युद्ध में अगर संधियों की बात करें तो पहले युद्ध में होती है मद्रास की संधि, दूसरे युद्ध के अंत में होती है मंगलौर की संधि और तीसरे युद्ध के अंत में होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। चौथे युद्ध में तो टीपू सुल्तान मार ही दिया जाता है। अब टीपू सुल्तान के बारे में कुछ तथ्यों को पढ़ते हैं। जब फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी तो वहाँ पे एक जैकोबियन क्लब था। इस जैकोबियन क्लब से टीपू सुल्तान बहुत ही प्रभावित था और ये इस जैकोबियन क्लब की सदस्यता को ग्रहण कर लेता है
और फ्रांसीसियों के सहयोग से एक नौसेना का गठन करता है। साथ ही ये अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब को बनवाता भी है और एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाता है। श्रृंगेरी पीठ जो कि मैसूर में ही स्थित है, इसका निर्माण शंकराचार्य ने करवाया था। टीपू सुल्तान ने इसका पुनर्निर्माण कराया, अतः यह एक धार्मिक उदार शासक था। टीपू सुल्तान की अंगूठी पर राम लिखा हुआ था। टीपू सुल्तान के तोपों का आकार एक शेर की तरह था। टीपू सुल्तान का कहना था कि 100 दिन गिदड़ की ज़िंदगी जियो, इससे बढ़िया है एक दिन शेर का जीवन जी लेना। अवध, कर्नाटक, हैदराबाद और मैसूर के बाद अब हम पंजाब राज्य के बारे में पढ़ते हैं। पंजाब राज्य की स्थापना राजा रणजीत सिंह ने किया, जो कि सुरकचिया मिसल के राजा थे। इनके समय में 1798 में अफ़गानिस्तान के शासक जमान शाह ने हमला किया था। इस हमले के दौरान इसके कुछ तोप जो है वो चिनाब नदी में ही गिर जाते हैं, जिसको राणा रणजीत सिंह ने वापस करवा दिया। इनकी इस उदारता से प्रसन्न होकर जमान शाह इन्हें लाहौर को उपहार में दे देता है। 1809 में रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच में अमृतसर की संधि होती है। इस संधि के तहत सतलज नदी को अंग्रेज और पंजाबी राज के बीच की सीमा मानी जाती है। इस संधि का उद्देश्य ये था कि रणजीत सिंह के साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाया जा सके। राजा रणजीत सिंह जो है वो लाहौर को अपनी राजधानी बनाते हैं और इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर भी चढ़ाई थी। 1839 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद अगला शासक जो है वो खड़क सिंह बनता है। खड़क सिंह की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इसने अपना वजीर जो है वो ध्यान सिंह को बनाया, क्योंकि ध्यान सिंह एक धोखेबाज व्यक्ति था और अगले ही वर्ष 1840 ईस्वी में उसने खड़क सिंह की हत्या कर दी। इनकी हत्या के बाद अगला शासक नैनीहाल बना। इसने भी यही गलती की और ध्यान सिंह को ही वजीर बनाया। ध्यान सिंह ने 1843 ईस्वी में नैनीहाल की भी हत्या कर दी। इसके बाद से अगला शासक शेर सिंह बना, परंतु ये भी बहुत अधिक समय तक की शासन नहीं संभाल पाया और 1844 ईस्वी अगले ही साल इसकी भी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद रणजीत सिंह के अल्प आयु पुत्र दिलीप सिंह को अगला शासक बनाया गया, परंतु ये खुद तो शासन कर नहीं सकते थे, अतः राजमाता जिंदन के संरक्षण में इनका राज्यारोहण किया गया। अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार करने के लिए 2 युद्ध लड़े। पहला युद्ध 1845 से 46 के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध का कारण था महारानी जिंदन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। इस युद्ध के समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड हार्डिंग था और जो प्रधान सेनापति था वो जनरल गाफ था। इस युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं और भोरेवाल की संधि के साथ ये युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। परंतु कुछ समय बाद ही अंग्रेज़ों और पंजाब के बीच में दूसरा युद्ध होता है 1848 से 49 के बीच में। इस युद्ध का कारण लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी। इसने पंजाब पर अधिकार करने के लिए चार्ल्स नेपियर को भेजा। चार्ल्स नेपियर एक कुशल सेनापति था। ये पंजाब के ऊपर अधिकार कर लेता है और कोहिनूर हीरा को लाकर लॉर्ड डलहौजी को देता है। लॉर्ड डलहौजी इस कोहिनूर हीरा को ब्रिटेन की रानी को भेंट के रूप में भेज देता है। राणा रणजीत सिंह का जो अल्पायु पुत्र था जिनका नाम दिलीप सिंह था, दिलीप सिंह को अच्छी शिक्षा देने के लिए अंग्रेज ने लंदन भेज देते हैं और उनकी माता को 48,000 रुपये प्रतिवर्ष पेंशन देकर के शेखपुरा जो कि जम्मू कश्मीर में था वहाँ भेज दिया गया और इस तरीके से जो पंजाब है वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के अधीन हो जाता है। अब हम लोग कोहिनूर हीरा के बारे में पढ़ते हैं। कोहिनूर हीरा जो है वो सबसे पहले हैदराबाद में गोलकुंडा की खान से निकाला जाता है और वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास में ये था। प्रताप रुद्रदेव से मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है वो छीन लेता है और अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। उसके बाद से खिलजी वंश के बाद ये तुगलक वंश के पास चला गया। तुगलक वंश के बाद ये सैयद वंश को चला गया और सैयद वंश के बाद ये लोधी वंश के पास चला जाता है। लोधी वंश से ये हीरा मालवा के शासक छीन लेते हैं। मालवा के शासकों से ये हीरा मुग़ल छीन लेते हैं, परंतु मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह से ये हीरा नादिर शाह छीन लेता है और ईरान लेकर के चला जाता है। परंतु
पश्तून दुर्रानियों ने नादिर शाह से इस कोहिनूर हीरे को छीन लिया और पश्तून दुरानी से पंजाब के सिख शासक जो हैं इस हीरे को छीन लेते हैं और सबसे अंत में पंजाब के सिख शासकों को हरा करके लॉर्ड डलहौजी जो है वो इस हीरे को महारानी विक्टोरिया के पास भेज देता है और नीले रंग का ये कोहिनूर हीरा आज भी महारानी विक्टोरिया के राजमुकुट में हमें दिखाई देता है। अतः इस तरीके से ये हीरा सबसे पहले गोलकुंडा की खान से निकलता है, फिर वारंगल के शासक, फिर खिलजी के शासक, फिर तुगलक, फिर सैयद, उसके बाद से लोदी, फिर मालवा, फिर मुग़ल, फिर नादिर शाह से दुर्रानी पश्तून दुरानी, फिर उसके बाद से सिख और सिखों के बाद से डलहौजी से लेकर के महारानी विक्टोरिया को सौंप देता है। इसके बाद से हम लोग बंगाल राज्य के बारे में पढ़ते हैं। तो बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने किया था और इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया था, परंतु 1727 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और शुजाउद्दीन को अगला शासक बनाया जाता है। 1739 ईस्वी में शुजाउद्दीन की भी मृत्यु। इसके बाद से अगला नवाब अलीवर्दी खान को बनाया जाता है, परंतु 1756 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला को अगला शासक बनाया जाता है, जिसके समय में महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। सिराजुद्दौला का अपने ही परिवार में घसीटी बेगम से विवाद था तथा अपने पड़ोसी राजबल्लभाचार्य से भी विवाद था। इसी का फायदा उठाते हैं अंग्रेज और अंग्रेजों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण शुरू कर देते हैं, जिसका प्रधान अधिकारी रोजर ड्रैक था। सिराजुद्दौला को ये चीज़ पसंद नहीं आती है और सिराजुद्दौला जो है वो अचानक से इस किले के ऊपर हमला कर देता है और 146 लोगों को पकड़ करके कलकत्ता में चंदनगर नामक स्थान पे एक छोटे से घर में कैद कर लेता है, परंतु उसमें से 123 लोगों की उस छोटे से जगह में मौत हो जाती है। इस घटना को ब्लैक हॉल की घटना या काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है, जिसकी जानकारी उन्हीं कैदियों में से एक इतिहासकार हॉर्नवेल ने दिया था। सिराजुद्दौला को हराने के लिए फिर मद्रास का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव बंगाल आता है और इसने सिराजुद्दौला के जो सेनापति मीर जाफ़र और उनका वित्त मंत्री राय दुर्लभ को अपने में मिला लेता है। इसके बाद सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, जो कि हुगली नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पे होता है। इसमें सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र जो है वो मरवा देता है, जिस वजह से बंगाल के ऊपर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है और शर्त के अनुसार जो मीर जाफ़र होता है उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। धीरे धीरे अंग्रेज़ जो है वो बंगाल के खजाने को लूटने लगते हैं और मीर जाफ़र से लगातार धन की मांग करने लगते हैं। एक समय पे जब खजाना खाली होने लगता है तो मीर जाफ़र धन देने से इनकार करने लगता है, जिस वजह से अंग्रेज़ मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं और इसे ही बंगाल का प्रथम शांतिपूर्ण क्रांति कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं दस्तक प्रणाली के बारे में। दस्तक जो है वो एक प्रकार का शाही फरमान होता था। ये शाही फरमान जिस अंग्रेज के पास होता था उसे बंगाल के क्षेत्र में टैक्स नहीं देना पड़ता था, टैक्स में उसे कुछ छूट दिया जाता था। तो अंग्रेज़ों ने इस प्रणाली का बहुत दुरुपयोग किया। इस दुरुपयोग को देख करके जो मीर कासिम है वो दस्तक प्रणाली को समाप्त कर देता है। इस वजह से अंग्रेज़ मीर कासिम का भी विरोध करने लगते हैं और मीर कासिम इस वजह से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर लेकर के चला जाता है और मुंगेर में वो गोला बारूद का कारखाना खोलता है। मीर कासिम की इस नीति को अंग्रेज़ पसंद नहीं करते हैं और मीर कासिम को भी हटा देते हैं और फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना देते हैं। अब हम पढ़ते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। बक्सर का युद्ध 21 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बिहार के बक्सर नामक स्थान पे हुआ था। तो जब मीर कासिम को अंग्रेज़ बंगाल के नवाब के पद से हटा देते हैं तो वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के जो मुग़ल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, इनके साथ में मिलके 3 गुट वाली सेनाओं का गठन करता है और बक्सर का युद्ध होता है अंग्रेज़ और इन तीनों सेनाओं के बीच में।
परंतु ये तीनों सेनाओं को अंग्रेज जो है वो हरा देते हैं, जिसमें इनका अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में अंग्रेज शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि करते हैं। इस संधि के तहत जो शाह आलम द्वितीय है उन्हें बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को देनी पड़ती है और इसका जो दीवान है वो मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया जाता है। इस संधि के तहत ही बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन प्रारंभ हो जाता है। इस समय कंपनी का गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव को इसीलिए द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक शाह होता है और इसके बाद से बंगाल पे पूरी तरीके से अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अब हम आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 1814 से 16 के बीच हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय जो कर्नल डेविड ऑक्टर लोनी था उसने गोरखाओं को 1816 में पराजित कर लिया। ये जो गोरखे थे ये नेपाल के रहने वाले थे, जिस वजह से 1816 में सुगौली की संधि होती है। सुगौली की संधि अंग्रेज और नेपाल के बीच में होती है और इस युद्ध में नेपाल के जो अमर सिंह थापा थे उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके बाद हम आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेजों को बर्मा पर अधिकार करने के लिए 3 युद्ध करने पड़ते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में होता है। 1824 में जो सेनापति था कैंपबेल, उसने रंगून के ऊपर अधिकार कर लिया और 1826 में इस युद्ध का अंत यान्डबू की संधि के साथ होता है। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड एमहर्स्ट था और ये ब्रिटिश भारतीय इतिहास का सबसे महंगा युद्ध था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में हुआ। ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लड़ा गया था। इस युद्ध में 1852 में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और अंत में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 ईस्वी के आसपास हुआ, जिसमें लॉर्ड डफरिन के समय युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में बर्मा को पूरी तरीके से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में जो बर्मा है उसको भारत से पृथक कर दिया गया, जिसके तहत 1937 में बर्मा को भारत से पूरी तरीके से अलग कर दिया गया और बाद में जब भारत स्वतंत्र हो जाता है 1947 में, तो उसके बाद 4 जनवरी 1948 को बर्मा में आंदोलन होता है, जिसमें आन सन की सहयोगी यूनू के नेतृत्व में आंदोलन होता है और बर्मा जो है वो भी ब्रिटिश राज से आज़ाद हो जाता है।